Hello everybody. Today we're going to be starting our very first chapter of the microeconomics. Introduction. What about introduction? So इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन करते हैं. इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, central problems of economy, and these two topics, opportunity cost and production possibility frontier. These are the two main topics of this chapter. ज़्यादातर questions इससे ही बनते हैं, except इनकी सिर्फ आपका differentiation आ जाता है. Alright, so we'll start from the very first topic, which is introduction. Nothing is there to learn in this topic except that, 1 marks में question आ सकता है. An economist language consists of terms like demand, supply, market, and etc. Alright. An economist language consists of the terms like dash, dash, and dash, etc. Will lead, etc. Alright. Etc. can come, finance, data, and all that. Alright. Next topic is, what is economy? An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Now, what does this line exactly mean? It means फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप, ऑफिसेज, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन टर्न आपकी कंट्री को हेल्प करेंगे, टैक्सेस जो देते हैं, कोई भी वर्क जिससे हमें पैसा मिले, हमारी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट अच्छी सी हो, और वही पैसा थोड़े टैक्सेस के फॉर्म में हम कंट्री को दें जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, वो हर एक चीज़ का मिला के सबका कंबाइन हम बोलते हैं इकोनॉमी. सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. कोई भी चीज़ जो हमें पैसे दे और हम पैसों को रिटर्न कर सकें टैक्सेस के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी. नेक्स्ट इज वाई स्टडी इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें? चैप्टर हमने, ठीक है, 11th में हमने ले लिया इकोनॉमिक्स, लेकिन हम पढ़ें क्यों? बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न? मेन रीज़न, स्कैरसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन द फर्स्ट चैप्टर. स्कैरसिटी मीन्स हम ऐसे क्या टूल्स बनाएं, क्या रिसोर्सेज बनाएं जिससे स्कैरसिटी हो, क्यों स्कैरसिटी हो रही है, किन रीजंस से हम स्कैरसिटी को कम कर सकते हैं. ऑल द स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू स्कैरसिटी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ऑल बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनल एवरीथिंग. कहाँ कमी आ रही है, उस कमी को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उस कमी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कर सकते हैं. ऑल द स्टफ इज इकोनॉमिक्स एंड दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. So now scarcity. Scarcity is a very common word, right? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. This is just a definition, right? Definition आपकी हर साल अलग बदलती जाती है, but meaning वही है. Example, water. Save water, scarcity of water. This is a very common word. तो इसका मतलब यही है, जैसे सपोज वाटर का एग्जाम्पल है, तो वाटर की सप्लाई में लिमिटेशन, कई जगह वो लोगों को पानी नहीं मिलता, अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहे हैं, राइट. एंड द डिमांड फॉर कमोडिटी, भले वाटर की सप्लाई कम हो रही है लेकिन हमारी डिमांड तो उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड तो और भी बढ़ेगी, राइट. सो यही है कि पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे पास लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम क्या करें, राइट. सो यही पढ़ना है कि सब स्कार्सिटी को कैसे कम करें और उसके 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है अगर हम लोग कुछ कम करने की कोशिश करें. स्कैरसिटी से रिलेटेड ही अगला टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है हमारे पास? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, राइट. सो देयर आर द 3 मेन रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी मम्मी को बोला मुझे चॉकलेट चाहिए 5 रुपीज़ वाली, ठीक है बेटा लो. अगले दिन आपकी डिमांड हुई, मम्मी नहीं मुझे 10 रुपये वाली भी चाहिए, चलो ठीक है बेटा लो 15, 20, ऐसे ऐसे करते करते आपकी एक डिमांड तो सेटिस्फाई हो रही है, राइट, बट आपकी दूसरी डिमांड भी अराइज हो रही है. सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अभी जो मैंने पढ़ाया वो था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज, और इन ए सेंस they can never be fully satisfied. As soon as one is satisfied, another new want emerges. This is the really very important line. अगर कहीं पे भी आपकी बार आपको सिर्फ आपसे पूछा जाए स्कैरसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है.
This is very important line. All right, so what is that? Already told you. And third is alternate uses. Again very easy. alternate, हम हमेशा पेट्रोल और सीएनजी का एग्जांपल देते हैं, राइट? जब हमारे पास सीएनजी है तो हम पेट्रोल क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें पता है पेट्रोल इतनी मुश्किल से मिलता है, अंडर वाटर जाके इतनी ज़्यादा ग्राइंड हमें करनी पड़ती हैं, राइट? सो ऑल्टरनेट यूज़ हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ नथिंग, आई मीन इसमें ऐसा कोई बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं बनता. इस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? दे आर स्कार्स, ऑफ कोर्स ख़त्म हो रहे हैं, और उनकी सप्लाई लिमिटेड है. अगर हम वाटर का एग्जांपल लेके चलें तो, ऑलराइट, तो वाटर सबसे अच्छे से फिट करता है. और दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. सोलर एनर्जी, एनी थिंग, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, सब आप पढ़ के आ रहे हो, वही उसका जस्ट वन स्टेप अहेड है. एंड ह्यूमन वांट्स क्या है? दे आर अनलिमिटेड. नहीं मुझे चॉकलेट ख़त्म हो गई, मुझे दूसरी वाली चाहिए, मुझे बड़ी वाली चाहिए, राइट? दे कैन नॉट बी नेवर फुली सेटिस्फाइड. एंड द डिफरेंट प्रायोरिटीज़. मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होगी? किसी बड़े बच्चे की प्रायोरिटीज़ क्या होगी? मुझे मोबाइल चाहिए. छोटे बच्चे की मुझे चॉकलेट चाहिए. अच्छा ठीक है, मोबाइल मिल गया, टूट गया, मुझे बड़ा वाला मोबाइल चाहिए अब, राइट? सो अब ये आपकी वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते. दे आर अनलिमिटेड. नाउ व्हाट डज एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स मीन्स? जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एग्जैक्ट वही है कि हमें डिफ़र करना चाहिए कि कौन सा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस यूज़ करने चाहिए. हम कौन से गुड्स ऐसे बनाएं जिससे हमारी स्कैसिटी में कम हो, राइट? और हमें उनको किन लोगों किन टाइप के लोगों को हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. अगेन विच इन टर्न ऑलवेज scarcity. So जहाँ scarcity वहाँ economics. Alright, now the very important topic, positive economics and normative economics. Alright, अगर हम सीधा इसकी differentiation पे चलें तो ये जितनी भी आपको पहले एक पेज पे दे रखा था, this is all covered in your definition. Alright, और differentiation. So positive और normative हमेशा याद रखो, इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Positive मतलब होता है, दिस इज़ कंपल्सरी. एंड नॉर्मेटिव टू मीन्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स ये होता है चाहिए, राइट? और पॉजिटिव मीन्स ये तो होना ही है. ऑलराइट, सो अगर मीनिंग पे चले, इट डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व. हम क्या करें जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाए, क्या करें जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. और नॉर्मेटिव, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. मतलब वो करना ही करना है, ये अपनी अपनी सिर्फ ओपिनियन देगा कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या जगह मैंने रूल बना दिया, वो बना दे, वो ही हम यूज़ करेंगे. ओके, वेरिफिकेशन मीन्स एक्चुअल डेटा. अब ऑफ कोर्स जब हमें कुछ पक्का ही नहीं है कि हमें क्या करना है, इज़ जस्ट एक काइंड ऑफ ओपिनियन सा दे रहा है, हम एक्चुअल डेटा से क्या करेंगे? कुछ नहीं, अपने हम ओपिनियन से दे रहे हैं, राइट? लेकिन इसमें हमें एक्चुअल डेटा चाहिए होता है ताकि हम अच्छे खासे रूल्स और इन्फॉर्मेशन बना सकें. ओके, नाउ कम टू पर्पस. रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगेन हर एक चीज़ इसमें यही होगी. रियल क्यों? क्योंकि हम एक अच्छा खासा ठोस चीज़ बनाना चाह रहे हैं, और उसमें आइडियाज़, मतलब कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, ये सही रहेगा, ये वो रहेगा. सजेस्टिव ओपिनियन, वही वैल्यू जजमेंट्स. व्हाट इज़ वैल्यू जजमेंट्स? कि वो सिर्फ कंट्री को देखेंगे कि कंट्री के हित में क्या है. नॉर्मेटिव क्या है? कि वो देखेंगे कि इससे लोगों को कुछ होता नहीं रहा, किस टाइप के लोगों को इससे कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है. ये पूरे देखेंगे, पूरी कंट्री को, होल को. इसमें देखेंगे हर एक बंदे के ओपिनियन को, राइट? एंड एग्जाम्पल्स, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. India should take steps to control rising prices. ये true है, this is fact, and this is like an opinion. So पेपर में कैसे आता है, कभी कभी तो डिफरेंशिएशन इनकी आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे बनता है, आपको सेंटेंस दे देते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आपको बताना होता है कि पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है. तो जहाँ शुड आ गया, ऑट आ गया, हम वहाँ पे नॉर्मेटिव में, बाकी सारे पॉजिटिव. जो दिखा रहा है कि अच्छा खासा फैक्ट है कि भाई इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और जिसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर सपोज मैंने बोला इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, राइट? अब दूसरे से कोई बोल सकता है ना सामने से कि कोई बात नहीं है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है. सो
It can be changed, but it cannot be changed because it's a fact. Alright. Now coming to next topic, micro and macro. Again, I and A, राइट इनका डिफरेंस है. तो आई मतलब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल, और ए यहाँ पे एग्रीगेट. मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर काम करता है, और मैक्रो मतलब एग्रीगेट, मतलब कि पूरी कंट्री के साथ जितने भी यूनिट्स हैं उन सब पे काम करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्रो को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी कंट्री की इनकम बताता है हमें. ये छोटे यूनिट्स की हमें प्राइस बताते हैं. इस यूनिट का प्राइस ये है, इस यूनिट की प्राइस ये है. ऑलराइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन था? एडम स्मिथ. रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स. ऑलराइट. बहुत क्वेश्चन आता है वो एडम स्मिथ कौन था, या फिर डैश इज कंसिडर टू बी, राइट. बाकी ग्री वगैरह इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एडम स्मिथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द डिफ्रेंशिएशन. पहले मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. It studies the behavior aggregate of the economic as a whole. Alright, there is nothing, you just need to learn the exact definition. Tools, demand, supply, aggregate demand and supply. मैक्रो मतलब हर एक चीज़ का पूरा होल. तो जो भी चीज़ें उसमें आगे हमें एग्रीगेट लगा देना है, होल लगा देना है. राइट. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि छोटी छोटी कमोडिटीज़ यूनिट्स के हमें प्राइस पता चले. लेकिन इसका क्या हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है कि पूरी कंट्री, पूरी होल इकोनॉमी की हमें इनकम पता चले. ओके. ना डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें क्या होते हैं? लिमिटेड डिग्री होती है, बिकॉज अगेन छोटे छोटे अलग अलग जाके हम डिग्री में हम यूनिट्स पे काम करते हैं. लेकिन इसमें हाईएस्ट डिग्री मींस पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की डिग्री. ऑलराइट. बेसिक अजम्पशंस, अगेन कुछ यूनिट्स पर हम काम करते हैं. नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग्स, राइट. और इसमें माइक्रो वेरिएबल्स लाइक हर पूरी कंट्री का हाउस होल्ड कैसा चल रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैसे हैं. अदर नेम आई ऑलरेडी टेल यू. एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. मेरी इनकम, मेरी आउटपुट क्या निकल रही है माइक्रो में? पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या हो रही है, पूरी इकोनॉमी की नेशनल आउटपुट क्या हो रही है. दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो. नाउ बट इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस of micro and macro, so what it will be. बहुत ही अच्छे से दो पॉइंट्स में दे रखा है कि माइक्रो मैक्रो पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है. लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप एग्रीगेट. पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में जिस चीज़ की डिमांड है वही लोग टूल पे बनाएंगे, उन्हीं लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी. अभी समर्स चल रहे हैं, समर्स पे लोग ऑरेंजेस तो मांगेंगे नहीं, राइट. मैंगो की डिमांड चल रही है, इसलिए मैंगो की कंजप्शंस और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है. अगेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. पूरी कंट्री में मैंगो के प्राइसेस फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ पर केजी है. मेरे एरिया में अगर 80 रुपीज़ पर केजी कर दिया तो मैं क्यों लूँगी, राइट. तो एक कमोडिटी की प्राइस तभी वैलिडेट होती है या रेफरेंस होती है पूरी कंट्री की या इकोनॉमी के रेफरेंस में. ओके. अब मैक्रो की डिपेंडेंस मैक्रो में कैसे है? नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट्स. ऑफ कोर्स नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबकी इनकम को प्लस करके डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, राइट. तो जब तक हमारे पास छोटे छोटे चीज़ों के हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम बड़ा डेटा कैसा निकालेंगे, राइट. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ इकोनॉमी. जब 60% ऑफ इंडिया मैंगो मांग रहा है और 80% ऑफ इंडिया मैंगो मांग रहा है और 20% ऑफ इंडिया ऑरेंजेस मांग रहा है, तो कंट्री, इकोनॉमी, जो फार्मर्स है वो क्या ग्रो करेंगे? मैंगो ग्रो करेंगे, राइट. सो एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ऑफ अ इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो. तो इसमें आपको इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी ही दिखानी है, और इसमें लिखा है कि हर एक मैक्रो और माइक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों एक दूसरे को इंटर रिलेटेड है. सो बोथ द अप्रोचेज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर,
right? The superiority of one approach over the other cannot be claimed. All right, our next topic is central problems of an economy. So we have already discussed about what is economy. It is like everything which in turn helps us to live a better life, right? So what are the central problems which in turn comes between economy? This is what to produce, how to produce and for whom to produce. Now अगर हम literal meaning पे जाएं तो what to produce मतलब क्या produce करें, how to produce कैसे produce करें, for whom to produce किसके लिए produce करें, right? बट हम इतना पढ़ के हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा 3 मार्क्स का अच्छे से आ सकता है, तो आपको कम से कम अच्छा सा कंटेंट लिखना हो. कंटेंट वही आपका जाएगा जो बुक के अंदर है, बिकॉज बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, लाइक labor intensive capital and capital intensive technique and all that. All right, so if we talk about what to produce, this problem involves selections of goods and services to be produced and quantity to be produced in each selective commodity. हम ऐसी क्या goods and services बनाए, कितनी quantity में बनाए. This problem is basically selections of good and the quantity. ये बहुत चीज़ें आपको उसकी डेफिनेशन में या जितने भी एक्सप्लेनेशन में आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी आप अगर नीचे पढ़ोगे तो इसमें है व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस. सो इसके व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही सब कुछ चीज़ें आती हैं, राइट? तो जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम क्या कमोडिटीज़ बनाएं, क्या अभी पूरी कंट्री में किसकी डिमांड ज़्यादा है, राइट? वो गुड्स प्रोड्यूस करें हम और कितना प्रोड्यूस करें. कभी ज़्यादा बनाएंगे तो वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज अगर हमने पॉपुलेशन से ज़्यादा ही ज़्यादा बना दिया, राइट, खाना वेस्ट ना हो जाए, वीट, राइस, दिस इज़ ऑल. सो क्या क्या कमोडिटीज़ बनाएं, कितनी यूनिट्स में बनाएं, कितना प्रोड्यूस करें. सो दिस इज़ बेसिकली इन व्हाट टू प्रोड्यूस. दीज आर द वेरी वेरी 2 important points. All you have to just write this in the definitions of what to produce. Next is how to produce. कैसे प्रोड्यूस करें. This problem refers to the selections of technique used for the productions of goods and services. Now किस टाइप की टेक्निक 2 टाइप की होती है, LIT and CIT, labor intensive techniques and capital intensive techniques. लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो इसमें यही है कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हमें फिजिकल लेबर ज़्यादा लगे, पैसे कम लगे, हमें लोग ज़्यादा चाहिए, स्किल लेबर ज़्यादा चाहिए, या फिर ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिससे हमारे पास पैसे ज़्यादा लगे, लोग कम लगे, राइट? सो ये चूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है. तो हाउ टू प्रोड्यूस में यही है कि हम किस टाइप की टेक्निक यूज़ करें जिससे हमारे प्रोडक्शंस ऑफ गुड ईजिली कंप्लीट हो जाए. लास्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. हम किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल 80% लोग इंडिया में स्कूटर या स्कूटी यूज़ करते हैं एंड 20% लोग कार यूज़ करते हैं. अब जो प्रोडक्शंस करते हैं लोग, क्या पता वो 80% कार बनाए, 20% स्कूटर बनाए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट? जिसको जो यूज़ करना है वो यूज़ करेगा. लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है, इनकम वगैरह भी होती है, जिससे डिसाइड करते हैं कौन सा व्हीकल चाहिए हमें. तो हमें ये भी पूरा स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे पास डेटा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोग यूज़ कर पाए. Now here comes the opportunity cost. This is easy yet an important topic. So I mean इस टॉपिक में से डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है, बट ईजी है. सो व्हाट्स डेफिनेशन? Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक चीज़ लूज़ कर दी, तो उसके बाद मेरे पास क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि मैं वो यूज़ करूँ जिससे मेरी पहले जो मैंने चीज़ खोई है उसका भी बेस्ट भरपाई हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हम एक ले, राम इज़ वर्किंग इन अ टाटा स्टील कंपनी at rupees, like it has income, he has income 1 lakh per month, right? Now he has been offered 2 more jobs. One is of 95,000 and second is of 85,000. So what he should choose? He should choose of course 95,000. 1 लाख के बाद अगर आपके पास 95,000 का और 85,000 की आपके पास ऑप्शन आया, ऑफ कोर्स आप 95 के लोगे, राइट? सो 95 क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव.
So the opportunity cost for RAM will be 95,000. This is all in your opportunity cost. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली आपको सिर्फ डेफिनेशन आती है और MCQs में आ जाते हैं. आप एग्जांपल दे देते हैं और फिर आपका आता है कि इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. सो दिस इज़ ऑल इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF और PPC दोनों बोलते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस PPC? Production Possibility Frontier refers to a physical representation of possible combinations of goods that can be produced with given resources and technology. It's a graphical representation, like graph. हम पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ. अब यहाँ पे एक जगह होगा हमारा रिसोर्सेज, एक जगह होगा हमारा टेक्नोलॉजी. अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हमें दोनों का फ़ायदा करें, रिसोर्सेज भी हमारे स्कैर्स ना हो और टेक्नोलॉजी हमारी अच्छे से यूज़ हो जाए. दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. वो हमें एक ग्राफिकल, एक ईजी सा रिप्रेजेंटेशन देता है, हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देता है ताकि हम एक गुड्स बना सकें दोनों को रिस्पेक्ट में रख के. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिनोनिम्स ऑफ PPF: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. सेम ही चीज़ है, राइट? PPF की जगह बस ट्रांसफॉर्मेशन कर दो और बाकी कर्व बाउंड्री, इट्स सेम, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज assumptions of PPF or for PPF. Production possibility frontier is based on following assumptions. Of course, it's just the 5 marks का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है. assumptions क्या है कि इकोनॉमी को कितनी चाहिए, कंट्री में क्या यूसेज हो रही है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी है या नहीं है, हमें पहले टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना है फिर प्रोडक्शन करनी है. दीज आर ऑल द assumptions for PPF. Now this is we're gonna talk about later when I will explain you what is MRT. Okay, but we can relate it to PPC, right? अगर हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसमें PPC का पूरा ग्राफ दे रखा है, बट लेट्स ट्राई इट्स इन आवर ओन. 21, like this is a graph. 21 0, 21 18 2, 15 3 and so on. And now if we join them, what it would be? This and this. And now comes the part of curve, the frontier. So this is what? This is the PPC of the given data. These are the possible production possibilities, that how many possibilities are there to produce a particular good. Now what is marginal rate of transformation? MRT is the ratio of numbers of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. Now you always have to remember कि ऊपर या फिर in numerator always we write the sacrificed units and in denominator we write gained units. This is really very important because अगर ये गलत हुआ तो हमारी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी. सो ऊपर हमेशा सैक्रिफाइस्ड आएगा, नीचे में से हमेशा गेंड आएगा. और इसी से हमारी डेफिनेशन बनी MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट कमोडिटी. सो अगर हम इसको टेबल से रेफरेंस करके देखें तो क्या बनता है देखते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी इन दिस टेबल. दिस इज गन्स, दिस इज बटर, 2 डिफरेंट कमोडिटीज़, राइट? अगर हम इसमें चेंज देखें, देयर वाज डेल्टा, राइट? डेल्टा मीन्स चेंज. ऑलराइट, अगर हम इसमें चेंज देखें देयर इज़ 1, इसमें चेंज देखें 1. सो इसका MRT क्या होगा? सैक्रिफाइस्ड यूनिट्स अपॉन गेन्ड यूनिट्स मीन्स व्हाट? 1/1 और 1 गन इज टू 1 बटर, राइट? अगर चलो नेक्स्ट करते हैं 2018, इट्स व्हाट? 2. 1 और 2 इट्स 1. सो what will be the MRT? Sacrificed and gained. हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें सैक्रिफाइस हो रहा है? क्योंकि 20 से 18 आ रहा है, नीचे लेस हो रहा है, तभी तो 2. इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि 2 units ऑफ गन्स आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन
an additional unit of commodity. 2 units of commodity is being sacrificed to gain 1 additional unit of a commodity. Now I hope you understand because this is a really important topic and हर जगह आपको यही लाइन लिखनी है. अगर हम नीचे पे चले 18, 15, 3 and 1 तो इसकी लाइन क्या होगी? Yes, 3 units of a commodity is being sacrificed to gain 1 additional unit of a commodity. This line is really very important. ये line आपको लर्न हो जानी चाहिए बिकॉज कहीं कितने सारे क्वेश्चन आएंगे इसके और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन. 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपका 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है. यू जस्ट नीड द कॉन्टेंट, द एग्जैक्ट कॉन्टेंट. इट्स लाइक साइंस. जो साइंस में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ एज इट इज लिखने भले कितने नंबर का हो. इकोनॉमिक्स में भी यही है. आपका रिप्रेजेंटेशन, आपको कैसे आंसर देना है, इट्स ऑल अबाउट दैट. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पीपीसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. नाउ व्हाई इट इज डाउनवर्ड्स? हमने अभी देखा कि सैक्रिफाइस यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, राइट, और गेन यूनिट्स क्या है, कम है. तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है, राइट. तो इसलिए जब भी हमारा ग्राफ की यूनिट्स नीचे जाएंगी तो हमारा जो कर्व होगा वो हमेशा डाउनवर्ड्स होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तो इट इज़ पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. पीपीसी कौन मेजर करता है? पीपीसी मेजर करता है एमआरटी. एमआरटी मेजर करता है पीपीएफ और पीपीसी. ऑलराइट, तो अगर एमआरटी डिक्रीज होगा तो पीपीएफ कॉन्वेक्स हो जाएगा. अगर एमआरटी इंक्रीज होगा तो पीपीएफ कॉन्केव हो जाएगा. पीपीएफ हमेशा ही वैसे कॉन्केव होता है क्योंकि एमआरटी हमेशा इंक्रीज करती है, जैसे कि हमने पहले टेबल में देखा. तो बट यू शुड ऑलवेज राइट बिकॉज सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आई कॉन्केव और कॉन्वेक्स. तो यहाँ पे पीपीएफ या एमआरटी मेजर करता है पीपीएफ. तो अगर एमआरटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपका जो भी कर्व है वो होगा कन्वेक्स, और अगर आपकी एमआरटी इंक्रीज कर रही है तो आपका पीपीसी होगा कॉन्केव. पीपीसी वैसे हमेशा ही कॉन्केव होता है. इस जस्ट मैंने आपको बताया क्योंकि अगले चैप्टर में भी आपका ये काम आएगा. Now next is very easy topic. It's literally the most easiest topic. Attainable and unattainable. Attainable means जो हम अचीव कर सकते. Unattainable means जो हम अचीव नहीं कर सकते. तो हमने पूरा पीपीसी कर्व बनाया, हमें कोई पॉइंट्स दे दिए, जो हमें नंबर दे दिए, हमें बताना है कि वो पीपीसी के अंदर अटेनेबल है या फिर अटेनेबल नहीं है. ई मीन्स दिस इज अटेनेबल क्योंकि वो ग्राफ के अंदर आ रहा है. ग्राफ के अंदर आ रहा हो, ग्राफ के ऊपर आ रहा हो, वो सब अटेनेबल है, वो हमारी लिमिट में है, हमारी रीच में है. बट जो ग्राफ से बाहर गया जैसे कि एफ, वो तो अनअटेनेबल हो गया ना, राइट. हम उसका प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे लिमिट में ही नहीं है, हमारी रीच में नहीं है. सो दिस इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल. नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन कम, कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन? ऑफ कोर्स. अगर एमआरटी हमारा कांस्टेंट है तो हमारा पीपीएफ या पीपीसी हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकती है, राइट. मतलब कि क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. हमने पहले वाले में एग्जाम्पल में क्या देखा था, 1g इज रेशियो टू द 1b, राइट. तो अगर सारे ही ये 1g और 1b होता तो हमारा कांस्टेंट बनता पीपीएफ, राइट. नेक्स्ट, कैन पीपीएफ बी कन्वेक्स ओरिजिन? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पीपीएफ कन्वेक्स ओरिजिन से तभी होगा जब एमआरटी डिक्रीजिंग होगी, विच इज इन रियली रेयर केस. यहाँ पे भी लिख रखा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट बोथ दी सिचुएशंस, that is PPF being straight line or convex line, would not arise as MRT always increases, जो मैंने अभी आपको दिया example. Now next term, again very easy topic, PPF as transformation curve. Transformation curve मतलब आपका PPF किसी चीज़ में दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या
उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या उसका शेप चेंज हो रहा है, राइट। और कैसे होगा? शिफ्ट इन पीपीएफ और रोटेशन इन पीपीएफ। व्हाट इज शिफ्ट इन पीपीएफ? ये हमारा पीपीएफ है। अगर ये पूरा दोनों एजेस से, दोनों एक्सिस से शिफ्ट हो इक्वल रेशियो में, तो वो शिफ्ट हो रहा है। आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन अगर वो सपोज ये हमारा पीपीएफ है, राइट, अगर ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि वाई एक्सिस से कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस से हमारा चेंज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब नाउ ये किस रिस्पेक्ट पे हम करते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। यू नो, दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ वेरी लाइक कॉमन सेंस। अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑब्वियसली पीपीएफ हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब कि बाहर चेंज होगा। बाहर क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमारे अंदर और हमारे पास अटेनेबल ऑप्शंस और आ जाएंगे, राइट। लेकिन वहीं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल और रिसोर्सेज का डिक्लिनेशन हो रहा है तो हमारा पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे पास, अब सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट था लेकिन ये यहाँ पे हो गया पीपीसी, तो हमारे पास ये अनअटेनेबल हो गया, राइट। सो ये बहुत ही ईजी है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का अपग्रेडेशन हो रहा है तो वो हमेशा राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर आपका किसी चीज़ का डिक्लिनेशन हो रहा है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अटेनेबल और अनअटेनेबल ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ पीपीएफ। ऑलराइट, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। When there is a technological improvement or an increase in resources for production commodity X axis, then PPF will rotate from AB to AC. सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सपोज ये गन है Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे बटर है। गन की प्रोडक्शन उतनी ही है, लेकिन हमारी बटर की प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे X एक्सिस में चेंज आ जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब कहीं कहीं से रोटेशन हो रही है, शिफ्ट मतलब पूरा ही आपका ग्राफ उठा के कहीं और शिफ्ट हो गया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शिफ्ट इन पीपीएफ एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोटेशन इन पीपीएफ। 3 मार्क्स में एज इट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देंगे? डेफिनेशन दोनों की। सेकेंड ऑफ ऑल आप क्या देंगे? फैक्टर्स देंगे। और थर्ड आप क्या देंगे? डायग्राम देंगे। डायग्राम इकोनॉमिक्स से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ डायग्राम बन सकता है, भले ही पूछ रखा हो ना पूछ रखा हो, जहाँ आपका डायग्राम बन सकता है वहीं आप डायग्राम अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। कहीं आपको छोटी सी गलती हो तो आपको डायग्राम देख के मार्क्स मिल जाता है। सो डायग्राम इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट पे आए, बटर की प्रोडक्शन उतनी है लेकिन गन्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो बटर वहीं पर रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ये वाई एक्सिस की तरफ से। ऑलराइट, नाउ ओवरव्यू ऑफ पीपीएफ। फटाफट से क्विकली रिवाइज। पीपीएफ हमारा असली वाला ये है। अगर किसी चीज़ की अपग्रेडेशन हुई तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। किसी चीज़ का डिक्लिनेशन हुआ तो वो हो जाएगा इनवर्ट शिफ्ट। डी, अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, आपके पास आ जाता है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आपको कहाँ पॉइंट करोगे? आप पॉइंट करोगे इस पीपीएफ के अंदर। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास बहुत बड़ा है लेकिन कम हो रहा है, तो वो आएगा अंदर। और उसके अंदर आ रहा है कि एक्सेस हो रहा है। एक्सेस तो वैसे कभी आ ही सकता है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही कर पाएंगे। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बहुत ज़्यादा यूसेजेस हो रहे हैं, हमारे पास कम बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो वो आ जाएगा बाहर अनअटेनेबल में। Alright guys, so this was all for our chapter introduction. This was very easy topic. I hope you guys understood each and everything. If there is any query, you can just ask me in the comments and I'll explain you in the next video. And alright, thank you guys. Subscribe to my channel.